नमस्कार दोस्तों, SGS ऑक्सफोर्ड यूट्यूब चैनल में आपका फिर स्वागत है। हम बाबूराम सक्सेना कृति संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका का अध्ययन कर रहे हैं। इसमें प्रथम सोपान वर्ण विचार से संबंधित क्लासें चल रही हैं। इन क्लासों में हमारी पहली क्लास हो चुकी है। आज हम ये दूसरी क्लास पढ़ाने जा रहे हैं। विलम्ब हो रहा है तबीयत ख़राब होने के कारण। चलिए, कोशिश ये की जाएगी कि ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। तो चलिए, अधिक समय न गवाते हुए जहाँ से हमारा टॉपिक छूटा था हम वहीं से पुनः स्टार्ट करते हैं। तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि मिश्र विकृत दीर्घ किन्हीं दो स्वरों के मिश्रण विशेष से बनता है। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। आज हम स्वर से संबंधित चर्चा शुरू करेंगे, बताएंगे कि स्वर क्या है, कैसे है। तो चलिए, स्वर का अर्थ है, यानी हम अर्थ पढ़ने जा रहे हैं। जो स्वर का अर्थ है, ऐसा वर्ण जिसका उच्चारण अपने आप हो सके, यानी जिसके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता न हो। ठीक, जिसको दूसरे वर्ण से मिलने की अपेक्षा ना हो, यानी दूसरे वर्ण से बिना मिले ही जिसका उच्चारण स्वयं अपने आप हो सके, वो क्या कहलाता है? स्वर कहलाता है। क्लियर हुआ? ऐसे वर्ण जिनका बिना किसी दूसरे वर्ण अर्थात स्वर से मिले हुए उच्चारण नहीं हो सकता, व्यंजन कहलाते हैं। यानी देखो, स्वर जो होंगे वे स्वर स्वयं उच्चारित होंगे। ठीक है ना? क्या होंगे? स्वयं उच्चारित होंगे, यानी किसी अन्य वर्ण की सहायता, किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेंगे। ठीक, सहायता नहीं लेंगे। यानी ये स्वर की डेफिनेशन है कि जो स्वर हैं वो स्वयं ही उच्चारित होंगे, वो किसी अन्य वर्ण की सहायता से उच्चारित नहीं किए जा सकते हैं। क्लियर हुआ? लेकिन व्यंजन इसके अपोजिट होता है। यानी यहाँ पर व्यंजन शब्द लिख लेना और यहाँ पे भी स्वयं उच्चारित नहीं होंगे। क्लियर हुआ ना? व्यंजन क्या है? वे स्वयं उच्चारित नहीं होंगे और वे किसी अन्य वर्ण की सहायता लेंगे। ये शब्द हट जाएगा और ये कहाँ चला जाएगा? यहाँ चला जाएगा। यानी जो व्यंजन वर्ण है वे स्वयं उच्चारित नहीं होंगे, वे किसी अन्य वर्ण की सहायता से क्या होंगे? उच्चारित होंगे। वो किसी उच्चारित होने में वो किसी अन्य वर्ण की सहायता, हेल्प लेंगे। तो ऊपर जैसे यहाँ और शॉर्ट में समझाया, जैसे अ बोला ना, अ, ई, ऊ, ऋ, लृ, ए, ऐ, ओ, औ, ये जो वर्ण हैं ये स्वर हैं। क्या हैं? ये स्वर हैं। तो जैसे बोला अ, तो किसी अन्य वर्ण की साउंड नहीं आ रही है, किसी इनके पीछे कोई भी अन्य वर्ण नहीं आ रहा है। लेकिन आप बोलेंगे क, तो यहाँ क्या है? क, जैसे पीछे साउंड जो आ रही है वो अ की आ रही है। जैसे बोला क, अ बोल रहा है ना, तो ये जो क है ना, ये एक्चुअल में इसका जो स्वरूप है ये हलंत लगेगा, इस तरीके से है। क्लियर हुआ? तो ये जो है स्वर की सहायता से बोला जा सकता है। बिना स्वर की सहायता से किसी भी व्यंजन वर्ण को बोला नहीं जा सकता है। यानी बिना व्यंजन वर्ण की सहायता से, बिना स्वर की सहायता से व्यंजन वर्ण को नहीं बोला जा सकता है। अभी देखो, ये क में आ जुड़ा हुआ था, अभी हम लगा देते हैं जैसे की, तो देखो पीछे साउंड क्या होगी? इसी क पे क्या आ जाएगी? ई की साउंड आ जाएगी। की, ई बोल रही है ना पीछे। ऐसे ही यहाँ पे हम क्या करेंगे? कू लगाएंगे। तो जब हम कू लगाएंगे तो क्या होगा? क तो मूल रूप में ऐसे ही रहेगा, लेकिन इसमें जब स्वर जुड़ेगा, ये हो गया ऊ, तो बोलेंगे ना कु,
साउंड पीछे स्वर बोल रहा है, तो जब तक ये स्वर इस व्यंजन वर्ण में नहीं आएगा, जब तक व्यंजन वर्ण को बोल नहीं सकते हैं। जैसे हमने लिखा क, तो देखो अगर मैं इसको इस तरीके से लिख देता हूँ, बताओ ये क्या है। इसको तो उच्चारित किया जा सकता है स्वर की सहायता से, स्वर की सहायता से इसको उच्चारित कर सकते हैं, यानी उच्चारण हम इसका कर सकते हैं। किंतु ये मूल व्यंजन है, मूल व्यंजन है क, और जैसे ही हम क बोलेंगे तो ऑटोमेटिकली अपने आप अ की साउंड निकलती है पीछे। जब आ की साउंड निकलती है तो ऑटोमेटिक ही अपने आप इसमें अ जुड़ गया। तो हमने बोला का, तो जैसे ही हमने का बोला, मान लीजिए का, तो देखो ऑटोमेटिक ही इसमें आ की साउंड पीछे आ रही है। आप बोलने का प्रयास कर रहे हो क को, ठीक है ना, लेकिन बाद में ऑटोमेटिक ही आ की साउंड आ रही है। तो आ की साउंड के बिना इनको बोला नहीं जा सकता है। यानी अगर ये पूछा जाए कि व्यंजन वर्णों का उच्चारण किया जा सकता है, जी नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? स्वरों की सहायता के बिना मूल व्यंजन वर्णों का उच्चारण नहीं कर सकते हैं, केवल लिख के प्रदर्शित कर सकते हो। आप उच्चारण करोगे तो ऑटोमेटिकली उनमें स्वर युक्त हो जाएंगे, वो स्वर जुड़ जाएगा। ठीक, तो यहाँ यही बात समझाई गई है। स्वर का अर्थ है कि ऐसा वर्ण जिसका उच्चारण अपने आप हो सके, जिनका उच्चारण स्वयं अपने आप हो सके, जिसको दूसरे वर्ण से मिलने की अपेक्षा ना हो। यानी बिना दूसरे वर्ण के मिले हुए जो वर्ण उच्चारित हो जाता है, मुख से बोल लिया जाता है, वो वर्ण स्वर कहलाएगा। ऐसे वर्ण जिनका बिना किसी दूसरे वर्ण अर्थात स्वर, वो दूसरे वर्ण क्या है? स्वर हैं, अर्थात स्वर से मिले हुए उच्चारण नहीं हो सकता। यानी स्वर से मिले बिना उच्चारण नहीं हो सकता है, वो व्यंजन कहलाएंगे। तो व्यंजनों का जो उच्चारण है बिना स्वर के नहीं किया जा सकता है। बस इतना आपको ध्यान रखना है। और स्वर का उच्चारण करने में हमें किसी भी वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं है। स्वर स्वयं उच्चारित वर्ण है और व्यंजन अन्य वर्ण की हेल्प यानी सहायता से उच्चारित होने वाले वर्ण हैं। तो मूल परिभाषा यही है इनकी कि जो वर्ण स्वयं उच्चारित होते हों उनको स्वर कहा जाता है, और वे वर्ण जो अन्य वर्ण की सहायता से उच्चारित होते हों उन्हें व्यंजन कहा जाता है। चलिए आगे। ऊपर क से लेकर ह तक सारे वर्ण व्यंजन हैं। क्लियर हुआ? ऊपर चलिए थोड़ा सा हम ऊपर जाएंगे, ऊपर के बारे में एक बार और आपको दिखाएंगे। सॉरी यार, ये बड़ा हो रहा है। देखिए यहाँ देख लो, देखो ये हैं, ये जो हो गए तुम्हारे स्वर, क्योंकि हम यहाँ पे देख लो, नहीं ऊपर भी देख सकते हो और इसे ऊपर ले लो। ये तो ये रही मुख्य रूप से। यहाँ देखो, यहाँ पे देखो, यानी क से लेकर के और ह तक के ये सभी क्या हैं? ये सभी व्यंजन वर्ण हैं। क्या है? व्यंजन वर्ण है। और यहाँ से यहाँ तक ये सब क्या है? देखो लिखा हुआ है, ये स्वर वर्ण है। क्या है? ये स्वर वर्ण है। तो देखो ये जो स्वर हैं ये तो क्या होंगे? स्वयं उच्चारित हो जाते हैं, स्वयं उच्चारित होंगे। लेकिन जो व्यंजन वर्ण हैं ये इनकी सहायता से उच्चारित होंगे। क्लियर हुआ? बिना इनकी सहायता के हम इनका उच्चारण नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक बार देखेंगे, जैसे यहाँ पे लिख दिया क, ऐसे लिखा है क। यहाँ पर देखो ये इस तरीके से नहीं लिखा है, इसमें अयुक्त है। ये कैसे है? क प्लस अ। ठीक,
तो इसमें अ जुड़ा हुआ है। अब हम इसको बोल सकते हैं, इस वर्णमाला को हम बोल सकते हैं क, ख, ग, घ, अण। क्योंकि बाबूराम सक्सेना भी समझदार हैं, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने क युक्त व्यंजन यानी अयुक्त व्यंजन लिखे हैं कि भाई अगर स्टूडेंट जब बुक पढ़ेगा तो बोल के भी तो देखेगा, उच्चारण भी तो करेगा, इसलिए सभी व्यंजन वर्णों में क्या है, स्वर लगे हुए हैं। और कौन सा स्वर लगा हुआ है, अ। क्लियर हुआ। अ उन्होंने अपनी ओर से जोड़ दिया। चाहो तो हम जैसे बोल और भी जोड़ सकते हैं, कि, कु, ठीक, क्र। इसके बाद में के आपने 12 खड़ी पड़ी होगी। इसी तरीके से सभी व्यंजनों का वो क्रम चलता रहता है। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि इतना समझ में आया होगा। चलो यहां से देखो, स्वरों का दूसरा नाम, एक सेकंड, एक लाइन छूट रही है। यहां बताया था ऊपर क से लेकर ह तक के सारे वर्ण व्यंजन हैं। अभी बताया था मैंने, क में अ मिला है, क में अ मिला है, इसका शुद्ध रूप केवल क होगा। यहां तक समझ में आया। अभी मैंने ये बता दिया है। इसी प्रकार ख का शुद्ध रूप पूछें तो ये हो जाएगा, ग है, ग का शुद्ध रूप पूछेंगे तो ये हो जाएगा। यानी अगर हमें व्यंजनों का शुद्ध रूप दिखाना है तो हमें उनके नीचे हलंत लगाना होगा, और जब हलंत लग जाएगा तो समझ लीजिए केवल मूल रूप में आ गया, शुद्ध रूप में व्यंजन आ गया। अब इसमें कोई भी स्वर जुड़ा हुआ नहीं है, और जैसे ही कोई स्वर जुड़ जाएगा तो ये हलंत जो है क्या हो जाएगा, हट जाएगा। और जैसे अ जोड़ेंगे हम, जैसे क, ख, अब हलंत हट गया, ग, प, फ, ब, भ और म। ठीक, इनमें अ जुड़ा हुआ है। चलिए ई जोड़ देते हैं। चलो इसमें ई जोड़ दी हमने, इसमें भी ई जोड़ दी हमने, इसमें ऊ जोड़ दिया हमने, इसमें ए जोड़ दी हमने। तो इस तरीके से हम इनमें क्या कर रहे हैं, व्यंजन जोड़ रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है यही चीज समझाई गई है। क में आ मिला है, इसका शुद्ध रूप केवल का होगा। ठीक, स्वरों का दूसरा नाम अच भी है। अच क्यों है, चलिए अभी बताएंगे। यहां तक समझ में आया, मुझे उम्मीद है यहां तक समझ में आ गया होगा, कोई ज़्यादा बड़ी प्रक्रिया नहीं है। तो स्वरों का दूसरा नाम अच भी है। अब देखो दूसरा नाम अच क्यों है, पहले हम थोड़ा बैक जाएंगे, हम पाणिनीय सूत्रों को देखेंगे। देखो प्रत्याहार, इससे पहले वाली क्लास में मैंने प्रत्याहारों को बताया है, तो प्रत्याहार आपकी समझ में आएंगे तो ये छोटी छोटी दिक्कतें आपके सामने फेस नहीं कर पाएंगी, एक बार में समझ में आएगा। आदर अंतेन संहिता, हम क्या करेंगे, देखो ये पहला सूत्र, दूसरा सूत्र, तीसरा और चौथा, ये 4 सूत्र हैं। 4 सूत्र में से चौथे सूत्र में से हमने ये च निकाल लिया। क्लियर हुआ, चौथे सूत्र में से च निकाल लिया, और पहले सूत्र का आ इसके आगे जोड़ दो, तो ये बन गया अच। ठीक है ना, ये बन गया अच वर्ण बन गया, अच शब्द बन गया। और ये अच शब्द नहीं है, आदर अंतेन संहिता, पहले वाली क्लासों को देख लीजिए कि जब अंतिम इच के साथ में, सॉरी अंतिम इत के साथ में कोई आदि वर्ण जोड़ दिया जाए तो वह आदि वर्ण और इच के मध्य में जो आने वाले वर्ण हैं इतों को छोड़ करके वो उनका बोध कराता है। तो देखो ये अच प्रत्याहार है ना, ये केवल अ और च का ही बोध नहीं करा रहा है, च तो इसमें इत संज्ञक वर्ण है। क्या है, इत संज्ञक वर्ण है, इसका तो लोप हो जाएगा। जब इत संज्ञक वर्ण है तो इसका क्या हो जाएगा, चा का लोप हो जाएगा। तो यहां लोप नहीं करेंगे, लेकिन इसमें जो वर्ण है अच के अंतर्गत, देखो आ से शुरू करेंगे, अ, ई, ऊ। अब देखो ये अणा है, ये वाली अणा, तो ये क्या है, ये भी इत संज्ञक है। जब इत संज्ञक वर्ण है तो इसका क्या होगा, तस्य लोप से लोप होगा। आगे चलेंगे दूसरे सूत्र में,
रिर्री लर। इसी तरीके से क पे क्या है, हलंत है, तो क भी इत संज्ञक है, ये भी लोप हो जाएगा। तीसरे सूत्र में क्या जाएंगे, ए ओ और अंग, ये भी क्या है, इत संज्ञक वर्ण है, ठीक, ये भी लोप होगा। चौथे सूत्र में जाएंगे, आई औ। क्लियर हुआ। तो यानी अब यहां से आगे पांचवें में पहुंचो, हय बरट लड़ घ्यम गड़ नम, ये सारे के सारे क्या हैं, व्यंजन वर्ण है। ये सभी क्या है, व्यंजन वर्ण हैं। तो आप यहां देख सकते हो, ये जो पहले सूत्र हैं, पहले 4 सूत्र हैं माहेश्वरी सूत्र, इनमें सभी वर्णों का क्या किया गया है, समावेश किया गया है। ये सभी स्वर वर्ण जो हैं पहले 4 सूत्रों में, और हमने क्या किया, चौथे का इत ले लिया और पहले का आ ले लिया, और इन दोनों को मिलाकर के अच प्रत्याहार बना दिया। क्या बना दिया, अच प्रत्याहार। और अच प्रत्याहार में ये अ ई उ रेरल रख रेरल र ऐ औ ए औ, ये सब वर्ण आते हैं जो अभी मैंने नीचे लिखे थे। तो यानी जहां अच आ जाए, अच यानी स्वरों का दूसरा नाम अच क्यों कहा गया है भाई, अच प्रत्याहार के अंतर्गत सभी स्वर आते हैं। अच क्या है, प्रत्याहार है, और इसमें सभी स्वर आ गए। अभी जो मैंने बताया था, सभी स्वर का बोध कराता है अच प्रत्याहार। यहां तक समझ में आया। तो जहां कहीं पे आ जाए अच, तो समझ लीजिए क्या है, अच प्रत्याहार के, यानी अ ई उ, एक बार फिर लिख रहा हूं मैं, रिर्री और लर ए ओ, सॉरी आई और औ, अच प्रत्याहार के अंतर्गत ये सभी स्वर वर्ण आएंगे। तो इसलिए यानी अच प्रत्याहार जो है वो सभी स्वर वर्णों का क्या कराता है, बोध कराता है। इसलिए स्वरों का दूसरा नाम क्या डाल दिया, हल डाल, सॉरी दूसरा नाम अच डाल दिया है। चलिए हम अपनी मूल टॉपिक पर पहुंचते हैं। तो देखो यहां पे आइए, स्वरों का दूसरा नाम अच भी है, क्योंकि पाणिनि के क्रमानुसार स्वरवाची प्रत्याहार सूत्र सब इसके अंतर्गत आ जाते हैं। किसके अंतर्गत, अच प्रत्याहार के अंतर्गत। यानी क्या कह रहा है, स्वरवाची प्रत्याहार सूत्र सब इसके अंतर्गत आ जाते हैं। अच प्रत्याहार यानी अच प्रत्याहार के अंतर्गत सभी स्वरवाची आ जाते हैं। बस प्रथम सूत्र का प्रथम अक्षर अ और चतुर्थ सूत्र का अंतिम अक्षर च। अभी मैंने बताया था, हमने क्या लिया था, पहले सूत्र का अ और चतुर्थ सूत्र का अंतिम अक्षर च, यही तो जोड़ा था। इन दोनों को मिलाकर के क्या बनाता, अच प्रत्याहार बनाता। और अच क्या कर रहा था, सभी स्वरों का बोध करा रहा था। जहां कहीं पे भी अच आ जाए तो समझ लीजिए वहां पर सभी स्वर उपस्थित हो गए। क्लियर हुआ। यानी अच बोल दिया जाए तो समझ लीजिए कि ये अच का मतलब है एक समूह, सभी स्वरों का समूह। जैसे ही अच आएगा तो समझ लीजिए सभी स्वरों का वहां उपस्थित होना अनिवार्य है। क्लियर हुआ। इसी प्रकार व्यंजन का दूसरा नाम हल भी है। ठीक, चलो एक बार हम फिर दिखाते हैं, दूसरा नाम हल भी है। देखिए यहाँ पे क्या होगा, हल। इसी तरीके से हमने 5वां जो सूत्र है इसमें से ह ले लिया, और जो 14वां लास्ट वाला सूत्र है इसमें से ल ले लिया। तो यहाँ क्या आ जाएगा, ह ल। तो अब यहाँ से ह पे से शुरू कर दो। जैसे अच बनाया था, अ से शुरू किया था, ऐसे ही ह पे से शुरू कर दो। यानी ये हल क्या है, हल भी तो एक प्रत्याहार है। आदर अंतिन संहिता से भाई आदि वर्ण ये हो गया, आदिर अंतेन सह इत। तो हल क्या है, यानी ल इसमें क्या है, अंतिम इत है, और अंतिम इत को हमने किससे जोड़ दिया, ह आदि वर्ण से जोड़ दिया।
अब ये ह से शुरू होगा, जो इत हैं उनको छोड़ दो, और ये पूरे के पूरे सभी वर्णों का क्या करा देगा, बोध कराएगा। तो हल के अंतर्गत कौन कौन से आएंगे, ह भी आएगा, देखो ह, य, यहां देखते चलना, यहाँ पे व, र, अब देखो ट क्या है, इत है, इसको छोड़ देंगे, यहाँ क्या आएगा, ल, अणा को छोड़ दो, अणा भी इत है, ज्ञ, म, ग, ड़, न, अब देखो माँ को छोड़ दो, ऐसे ही झ, भ, ज्ञ, ठीक, इसको छोड़ दो, माँ को छोड़ दो, अणा को छोड़ दो, ये सब इत संज्ञाएं, ये इत संज्ञाएं, इनको हमने छोड़ दिया और ये तत्सलोप से लोप हो गई। तो इसी तरीके से ये सब आएंगे, फिर जब गण दस आएगा, खप छठ तप आएगा, कपया आएंगे, ससर आएगा और हल आएगा। तो इसी तरीके से जो व्यंजन वर्ण होते हैं, वो व्यंजन वर्ण हैं, उनका जो हल क्या है, प्रत्याहार है, वो पूरे व्यंजन वर्णों का बोध कराता है। तो जहाँ कहीं भी ये शब्द आ जाए, मान लीजिए हल, अभी मैंने बताया था कि जहाँ अच शब्द आ जाए तो आपको क्या करना है, जैसे ही अच शब्द आएगा तो आप समझ लीजिए सभी स्वर वहाँ उपस्थित हो गए। ऐसे ही हल, जहाँ कहीं भी हल आ जाए तो समझ लीजिए ये सभी स्वरों का समूह का बोध कर रहा है, सभी व्यंजन वर्णों का क्या कर रहा है, बोध करा रहा है। हल में सभी व्यंजन वर्ण छिपे हुए हैं, ठीक। तो सभी व्यंजन वर्ण का प्रत्याहार है हल, जहां हल आएगा तो समझ लीजिए सभी व्यंजन वर्ण उपस्थित हो गए, ठीक। चलो आगे पढ़ते हैं। देखो, इसी प्रकार व्यंजन का दूसरा नाम हल भी है। अब क्लियर हुआ। आपसे कोई पूछने लग जाए कि स्वर क्या है, अच्छा है साहब स्वर, व्यंजन क्या है, हल है साहब व्यंजन, हो गया। क्योंकि व्यंजनवाची प्रत्याहार सूत्र सब 5 से 14 तक इसके अंतर्गत आ जाते हैं। इन हलों यानी व्यंजनों के स्वर विहीन शुद्ध रूप को प्रकट करने के लिए इनके नीचे तिरछी रेखा लगा देते हैं, जो अभी मैंने बताया था, ऐसे करके जैसे का लिख, अब इसके नीचे का लिख दो, यहाँ रेखा लगा दो, ये तिरछी रेखा लगा देते हैं। क्यों लगाते हैं, यानी शुद्ध रूप लिखने के लिए। और शुद्ध रूप कब होता है, जो स्वर विहीन होता है। फिर से देखो, शुद्ध रूप कब होगा व्यंजन का, भाई उसमें से स्वर को क्या कर दो, निकाल दो। स्वर विहीन रूप ही व्यंजन का शुद्ध रूप होता है, और उसके शुद्ध रूप को प्रकट करने के लिए ही हम क्या करेंगे, उसके नीचे तिरछी रेखा लगाएंगे, ठीक। क्या लगाएंगे, तिरछी रेखा लगाएंगे, जिसको हलंत बोला जाता है, हल वर्ण है ना, लगा देते हैं, जिसे हल चिन्ह कहते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया, क्या कहते हैं, हल चिन्ह। और जैसे क पे लग गया तो हलंत वर्ण, ख पे लग गया तो हलंत वर्ण, क्योंकि ये चिन्ह क्या है, इसे क्या कहेंगे, हल चिन्ह, है ना। खेत जोतने वाले हल की तरह, खेत जोतने वाला हल कैसे बनता है, देखो ऐसे बनता है ना, ऐसे है ना, यहाँ एक डंडा लगा देते हैं और इधर बैल जो है लगे रहते हैं, ऐसे करके एक बैल यहाँ लगेगा और एक बैल यहाँ लगेगा। और देखो थोड़ी सी मिस्टेक है, अभी बताते हैं तुम्हें। यहाँ से देखो, एक थोड़ा सा मित्रों ऐसे होता है ना, ऐसे ही तो होता है। तो ये जमीन को ये फाड़ता है, बैल इसको आगे की तरफ खींचेंगे, इधर की तरफ मूवमेंट करेंगे, और यहाँ पे जो हल चलाने वाला है उसका हैंड होगा, हाथ होगा, है ना, ये हाथ होगा, हाथ से उसको पकड़ेगा, और ये बैल इसको इधर मूवमेंट करेंगे तो ये ज़मीन में जाएगा, ये जोतता है खेत, ऐसे करके ये जोत रहा है, समझ लीजिए। तो देखो ये हल है, ये चिन्ह ले लिया। भाई प्राचीन काल में संस्कृत पढ़ाई जाती थी तो वो कुछ सिंबल ऐसे लेते थे जिनका उच्चारण आसानी से किया जा सके और सामान्य जन को आसानी से समझाया जा सके। तो उन्होंने ये हल वर्ण है ना, ये वाला चिन्ह यहाँ से और ये ले लिया, समझ लीजिए, ऐसे खींच देते हैं। क्लियर हुआ, यानी यहाँ से इतना हिस्सा ले लिया जो हाथ में हम पकड़ते हैं, बाकी का ये सब क्या है, छोड़ दिया।
कौन सा हिस्सा लिया है, एक सेकंड अभी बताएंगे हम। देखो ये वाला हिस्सा उन्होंने ले लिया। जब भी हम किसी वर्ण पे लगाएंगे तो देखो ये वर्ण ऐसे ही तो खिंचेगा उस पे, जैसे क पे लगाएंगे तो देखो ऐसे खिंचेगा नहीं खिंचेगा, इधर ही तो खिंच रहा है। मान लेते हैं इस पे डंडा लगा दो और इसको ऐसे कर दो, एक इसके बीच में यहाँ से जो है यहाँ से हम क्या करेंगे, ऐसे यहाँ बेल लग जाएगा, एक यहाँ लग जाएगा, बन गया ना। तो इसलिए इसको क्या कहा गया, हल चिन्ह कहा गया। चलिए तो यहां तक समझ में आया, स्वर और व्यंजनों से परिचित हो गए आप। अब हम आगे चलेंगे। देखो उदितों के पंचम वर्ण अर्थात ज्ञ ग ड़ न म को अनुनासिक कहते हैं, है ना। यानी उदित क्या बताए थे मैंने अभी आपको, इससे पहले वाली वीडियो में थोड़ी थोड़ी चर्चा हो चुकी है। देखो कु चु टू तु पो, है ना। कु चु टू तु पो, इनमें ऊ की क्या है, इत संज्ञा है। ऊ की क्या है, इत संज्ञा हो रही है। तो यानी इनको हम क्या कहते हैं, इन पांचों को हम उदित कहते हैं। उदित, ये क वर्ग का बोध कराएगा, ये च वर्ग का बोध कराएगा, ये ट वर्ग का बोध कराएगा पूरे का, ये त वर्ग का और ये प वर्ग का बोध कराएगा। जैसे क ख ग घ ण, च छ ज, ट ठ ड, त थ द, प फ ब, ये पूरे का बोध कराएगा। इनको क्या कहेंगे हम, उदित कहेंगे। ठीक, ये उदित कहलाएंगे। तो यहां पे यही बात कही है, उदितों बहुवचन बना हुआ है। उदितों, कु एक उदित है, चू एक उदित है, टू एक उदित है। तो 5 उदित है ना हमारे पास, है ना, पांच उदित हैं। और प्रत्येक उदित में या प्रत्येक वर्ग में क्या है, प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण है, तभी तो ये स्पर्शी वर्ण है। 25, 5 गुणा 5 वर्गाकार है बिल्कुल। आप देख भी सकते हो, क से म तक बिल्कुल फ्रेम बनेगा वर्गाकार। तो देखो उदितों के पंचम वर्ण अर्थात ज्ञ ग ड़ न म अनुनासिक कहते हैं। ये पांचों वर्ण क्या है, अनुनासिक। इनको अनुनासिक क्यों कहेंगे, क्योंकि इनका उच्चारण मुख और नासिका दोनों से होता है। और जिन वर्णों का उच्चारण मुख और नासिका दोनों से होता है वो अनुनासिक वर्ण कहे जाते हैं। इसके लिए सूत्र है, पहला सूत्र है पहले अध्याय का 8वां सूत्र, यानी पहले अध्याय के पहले पाद का 8वां सूत्र, मुख नासिका वचनौ अनुनासिका। मुख नासिका वचनौ अनुनासिका। ठीक, मुख नासिका, देखो मुख से नासिका, मुख नासिका, मुख से और नासिका से, मुख से और नासिका से वचनौ माने बोले जाते हैं। यानी जो मुख से और नासिका से वचनौ माने बोले जाते हैं वे अनुनासिक वर्ण कहलाते हैं। क्लियर हुआ, वे अनुनासिक वर्ण कहलाते हैं। मुख नासिका वचनौ अनुनासिका, ठीक है ना। तो उदित यानी पांचों वर्णों के ज्ञ ण न म ये जो हैं ये अनुनासिक वर्ण कहलाते हैं। चलो एक बार हम ऊपर आपको दिखाते हैं डायग्राम में थोड़ा सा। देखो ये रहे, समय तो लग रहा है लेकिन साथ साथ ही कंठस्थ होते जाएंगे। यहाँ से एक रेखा खींचेंगे हम, ये रहे भैया। ठीक, ये जो वर्ण हैं ये क्या है, ये देखो, सॉरी यार फिर दोबारा खींचनी पड़ेगी हमें। देखो ये रहा, ठीक, और ये रहे अनुनासिक वर्ण। ये क्या है, ये अनुनासिक वर्ण है।
क्यों है अनुनासिक वर्ण? क्योंकि इनका उच्चारण मुख नासिका वचनौ अनुनासिका, सूत्र याद करना है, मुख नासिका वचनौ अनुनासिका से इनका उच्चारण जो है मुख से प्लस नासिका, मुख और नासिका दोनों की सहायता से इनका उच्चारण होता है ना। मुख और नासिका की सहायता से इन दोनों की सहायता से इनका उच्चारण होता है, इसलिए इनको क्या कहते हैं? अनुनासिक वर्ण कहते हैं। क्लियर हुआ? चलिए आगे हम चलेंगे। देखो, और देखो यहां पे भी ये चीज थी, उदित, कु, चू, टू, तू, पू उदित कहलाते हैं। और उन्होंने आगे जो अभी चल रहा है टॉपिक, उसमें क्या बताया? उदितों की तो चर्चा की गई है ना। अपने अपने वर्ग के वाचक होते हैं कौन? कु, चू, टू, यानी अपने अपने वर्ग के, जैसे कु से क वर्ग, चू से च वर्ग, है ना, ये होती हैं। तो देखो आगे चलेंगे, यहां तक समझ में आया। देखो एक चीज और मैं बताना भूल गया था थोड़ा सा, जैसे ये क है, कु, तो कु कैसे बना हुआ है? अभी मैं बता रहा था, क प्लस उ, तो इसमें कु जुड़ा हुआ है। तो ये जो वर्ण है ना, ये जो वर्ण है, ये इत संज्ञक वर्ण है, इत संज्ञक वर्ण है ना। इत संज्ञक वर्ण है तो तस्य लोप से क्या हो जाएगा? तस्य लोप से इसका लोप हो जाएगा और शेष क्या बचेगा? केवल क वर्ग बचेगा, है ना। तो समझ लीजिए, क वर्ग में केवल क जो है पूरे वर्ग का बोध कराता है। ऐसे ही चू में उ जो है वो भी इत संज्ञक वर्ण है, टू में उ क्या है? वो भी इत संज्ञक वर्ण है, तू में क्या है? उ, वो भी इत संज्ञक वर्ण है। किस सूत्र से? उपदेशे अजनुनासिक। पहले क्लासों में मैंने जो प्राकथन पढ़ाया है वहाँ पे काफ़ी सूत्रों की चर्चा हो चुकी है, और वहीं पे मैंने बताया था कि इत संज्ञक वर्ण करने वाले जो सूत्र हैं उनकी संख्या 6 है। उपदेशे अजनुनासिको इत, हलंत्यम, चुटु, है ना, सप्रत्यस्य, लसक्कु तद्धुते, ये सारे सूत्रों की चर्चा की जा चुकी है। इससे पहले थोड़ा उन क्लासों को देख लें तो ये थोड़ी छोटी मोटी प्रॉब्लमें आएंगी नहीं सामने, और मुझे नहीं लगता कि आपने देखी नहीं होंगी, यानी जब आप पढ़ना शुरू करोगे तो शुरू किया होगा आपने स्टार्टिंग से ही, वो देख लें तो एक बार ज़्यादा बेटर रहेगा। देखो अब यहाँ पे स्वर 3 प्रकार के होते हैं। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ऊकालोज, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुतु, ये पहले अध्याय के दूसरे पाद का 27वां सूत्र है। ऊकालोज, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुतु, यही है ना। तो स्वर 3 प्रकार के होंगे। ऊकालो, ऊकालो का मतलब क्या हो गया? ऊकालो का मतलब हो गया उच्चारण, एक मिनट, सॉरी यार गलत लिखी जाता है कई बार, हाथ से काम करना पड़ रहा है, थोड़ी ये प्रॉब्लम है। देखो उच्चारण, उच्चारण, उच्चारण के क्रम, उच्चारण के क्रम से या मात्रा से। चलो एक बार फिर से देखें, यहां देखो, देखो ऊ कालो का मतलब है यानी उच्चारण के हिसाब से, और उच्चारण के हिसाब से कैसे देखा जाएगा? यानी मात्रा के उच्चारण से, है ना। यानी मात्रा के उच्चारण से जो स्वर वर्ण होगा, स्वर वर्ण 3 प्रकार के होंगे। हम उच्चारण की दृष्टि से देख रहे हैं, यानी ऊ कालो उच्चारण की दृष्टि से अज, यहां लिखा है ना अज, अज का मतलब है अच, और अच क्या है? स्वर। तो उच्चारण यानी मात्रा के उच्चारण की दृष्टि से, मात्रा के
उच्चारण की दृष्टि से, उकालो माने उच्चारण की दृष्टि से या उच्चारण करने से, किसी भी तरीके से लगा लो, और उच्चारण किया जाता है मात्राओं के हिसाब से, है ना, या मुख के उच्चारण के समय ज़्यादा बेटर रहेगा। चलो देखो, उच्चारण समय, उच्चारण में लगने वाले समय से, ऐसे लिखो, सही डेफिनेशन लिख लें एक बार। चलिए, उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर अच वर्ण, अच समझ गए होंगे, अच मतलब स्वर, अच सभी स्वरों का बोध कराएगा, यानी स्वर वर्ण 3 प्रकार के होते हैं। उकालो झ ह्रस्व दीर्घ प्लुतु, उकालो, उकालो झ, यहां तक आ गई डेफिनेशन। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर अच वर्ण 3 प्रकार के होते हैं, और वो 3 प्रकार कौन कौन से होंगे? ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। उकालोज ह्रस्व दीर्घ प्लतु, यानी ये 3 प्रकार के होंगे। चलिए आगे देखते हैं। स्वर के उच्चारण में यदि एक मात्रा का समय लगे तो वह ह्रस्व, जैसे अ। यदि 2 मात्रा का समय लगे तो दीर्घ, जैसे आ। ये मिश्र विकृत स्वर दीर्घ होते हैं। मिश्र विकृत नहीं होगा, ये सादा होगा, ठीक। यहाँ थोड़ी मिस्टेक हो गई है, यानी सादा दीर्घ स्वर होगा ये। अभी दिखाएंगे हम आपको इस बात पे, क्योंकि देखो ये मिश्र विकृत तो ए आई ओ औ होता है। देखो ये रहा ए, यहाँ देखो, देखो ये जो है सादा है आ, और मिश्र विकृत जो स्वर्ण है ए आई, यानी ये मिलके बने हुए हैं भिन्न भिन्न स्वरों से। और इसकी चर्चा हमने की भी है इससे पहली वाली वीडियो में। ये केवल 4 वर्ण हैं जो मिश्र विकृत स्वर हैं, मिश्र विकृत, और वो भी दीर्घ स्वर हैं, क्योंकि इनके ह्रस्व नहीं होते हैं, ठीक है, ये दीर्घ हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पर यानी सुधार कर लेना, यहाँ मिश्रित की जगह पर सादा स्वर आएगा। सादा स्वर दीर्घ होते हैं, क्योंकि इसके उच्चारण में 2 मात्राओं का समय लगा है और आ के उच्चारण में 1 मात्रा का समय लगा हुआ है, इसलिए ये क्या है, ह्रस्व है। और आ है ना, 2 मात्राओं का समय लगा है, इसलिए ये क्या है, दीर्घ है। और यदि 3 मात्रा समय लगे तो वो प्लुत कहलाता है। जैसे आ, जैसे बोलते हैं ना ओ रामा, बोलते हैं ना पीछे, तो थोड़ा हम पीछे वाले स्वर को कभी कभी जब हम किसी को पुकारते हैं तो पुकारने के समय में वो अंत वाला जो स्वर है वो खिंच जाता है, तो वो 2 से कुछ ज़्यादा का हो जाता है। तो वहाँ पर बताया गया है कि 1 मात्रा का समय लगता है, उससे तो जो हम पुकारते हैं वो तिगुना होता है ना, और यानी उससे 1 और ज़्यादा होता है। तो समझ में आया ना। तो उच्चारण करने के, यानी उच्चारण में लगने वाले समय के हिसाब से, या उच्चारण के हिसाब से कितने प्रकार के स्वर होंगे? चलो, एक होगा साहब ह्रस्व, दूसरा क्या होगा दीर्घ, तीसरा क्या होगा प्लुत, ठीक। इसके उच्चारण में कितना समय लगेगा? 1 मात्रा का, इसके उच्चारण में 2 मात्रा के बराबर।
और इसके उच्चारण में 3 मात्रा के बराबर, इतना समय लगता है। तो देखिए जैसे जैसे जो प्लुत शब्द हमें बनाना है, जैसे हमने बोल दिया राम, हमें खींचना है। यहाँ पे देखो राम ऐसे ही तो करना है, तो यहाँ ऐसे बना देंगे, तो अब ये शब्द खिंचा हुआ माना जाएगा। जैसे बोले ना, कभी कभी देखो कुछ ऐसे भी आ जाता है, ओम लिखते हैं हम यहाँ पे, जैसे बोलते हैं ना ओम, अगर हम ओम बोल देंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन हमें यहाँ पे क्या है, ये शब्द प्लुत करना पड़ेगा, ओम, आया ना समझ में। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये शब्द हमें प्लुत करना पड़ेगा। बस बोले ओम, अच्छा नहीं लग रहा है ना, तो यहाँ पे प्लुत करेंगे, थोड़ा खींचेंगे स्वर को, और ये कितनी मात्राओं से उच्चारित होगा, 3 मात्राओं में लगने वाले समय के बराबर इसको ओ को हमें टाइम देना पड़ेगा। जैसे बोले ओम, देखो माँ को बोलने में कितना समय लगा, बहुत कम समय लगा, 1 मात्रा के बराबर, लेकिन यहाँ पे इसको हमने प्लुत बनाया है, तब इसका उच्चारण हुआ है। तो जैसे मान लीजिए राम भी दे रखा है, जैसे हमें बोलना है, जैसे हम किसी को पुकार रहे हैं, घनश्याम, है ना, घनश्याम ऐसे, तो यहाँ पे हमको 3 बनाना पड़ेगा। प्लुत शब्द यानी जहाँ पुकारा जाए तो उस स्वर को हम किससे प्रदर्शित करेंगे, इस चिन्ह से प्रदर्शित करेंगे। तो देखो यहाँ पे यही चीज़ बताई गई है, तो फिर से एक बार देखेंगे, स्वर के उच्चारण में यदि 1 मात्रा का समय लगेगा तो वे क्या होंगे, ह्रस्व स्वर होंगे, और यदि 2 मात्राओं का समय लगेगा तो वो दीर्घ स्वर होंगे, जैसे आ, और 3 मात्राओं का समय लगेगा तो उसे क्या कहेंगे, प्लुत कहेंगे। और जब हम प्लुत लिखेंगे तो उसके पीछे क्या आएगा, ये 3 का चिन्ह आपने पढ़े होंगे, बहुत पहले पढ़ाया जाता था ऐसे करके, 1 2 3, और देखो ऐसे 4 हम पढ़े हैं भाई, ऐसे 5 6 7 8 9 और 10 11 12 ऐसे, है ना। तो ये वाला 3 इससे मैच होता था, ऐसे करके ये वाला 3 मैच नहीं होता था, यही 3 आता था। इससे क्लियर होता है, देखो 3 हम पहले कैसे बनाते थे, ऐसे बनाते थे, इसी 3 को यहाँ पे पीछे लगा दिया है ना, इसी 3 को पीछे लगा दिया। इससे संबोधित क्या होता है, इससे मालूम पड़ जाती है कि इसका जो अंतिम स्वर है, इसका जो अंतिम स्वर है, जैसे राम ऐसे ही तो है ना, तो राम में कई वर्ण हैं, देखो र, ये आएगा अ, और ये आएगा म, और ये आएगा अ। तो जो अंतिम स्वर तो भैया क्या है, अ है, क्या है, अ। तो यहाँ पे देखो जो अंतिम स्वर है ना, इसके पीछे 3 जोड़ दिया, तो जो इसके पीछे 3 जोड़ा है ना, तो इससे स्पष्ट होता है कि जो अंतिम स्वर है ना, ये बोला जाएगा 3 मात्राओं के बराबर। जैसे राम पुकार रहे हैं हम किसी को, तो अ का साउंड है वो तिगुना हो रहा है जैसे, और दुगना, सॉरी दुगना तो 4 होगा, लेकिन दुगने से 1 ज़्यादा, है ना, यानी अपने से, सॉरी 1 ज़्यादा सॉरी मिस्टेक हो गई मेरे से। तो यहाँ तक समझ में आया। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपकी समझ में आया होगा, क्लियर हुआ। आगे चलेंगे हम। देखो उच्चारण के अनुसार ही उन्हें स्वरों के 3 भेद हैं, उच्चारण के अनुसार ही उन्हीं स्वरों के 3 भेद हैं। कौन से वाले स्वरों के, एक चीज़ और रह गई, अब आपको ये बताना हो गया, वैसे तो डायग्राम में दे भी रखा है, देखो यहाँ पे थोड़ा सा, तो यहाँ पे एक चीज़ हम बताएंगे, जैसे स्वर भेद हम पढ़ रहे हैं, स्वर भेद, स्वर हैं ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, यानी इनके मात्रा उच्चारण में कितना समय लगता है। मान लेते हैं हम
1 सेकंड का, और इसके मात्रा उच्चारण में 2 सेकंड का समय लगता है, और इनके मात्रा उच्चारण में चलो वो ही चिन्ह बनाएंगे 3 सेकंड का समय लगता है। तो मात्राओं के उच्चारण के हिसाब से स्वरों को कितने भेदों में बांटा गया है, यानी उच्चारण के हिसाब से या मात्राओं में लगने वाले उच्चारण लगने वाले समय के आधार पर स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। तो अब ह्रस्व कौन कौन से होंगे, देखो अ, ई, उ, ऋ, लृ, ये स्वर क्या है, ह्रस्व हैं। दीर्घ कौन कौन से होंगे, अ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। अभी एक वर्ण और रहा है, भूल गया था मैं, ऋ, और ऋ और लृ। देखो लृ का जो है दीर्घ नहीं होता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। संस्कृत में लृ का क्या है, दीर्घ नहीं होता है। तो ये क्या है, अ, ई, उ, ऋ, लृ, ये ह्रस्व हैं। आ, ई, उ, ऋ, ए, आई, ओ, औ, ये क्या है, ये दीर्घ हैं, और ये क्या है, ये ह्रस्व हैं। अब प्लुत क्या है भाई, प्लुत भी तो है। तो एक्चुअल की बात ये है, ये सभी ह्रस्व या दीर्घ यही प्लुत होंगे, यानी आ से लेकर के और ओ तक जितने भी वर्ण है ना, ये प्लुत हो जाएंगे स्वयं। प्लुत कोई अलग वर्ण नहीं है, इन्हीं का प्लुत हो जाता है। कैसे हो जाता है, बस उस वर्ण के पीछे, अब इसको मैं हटाऊंगा, देखो कैसे होगा। जैसे मुझे ये देखो ह्रस्व है, ह्रस्व आ है, मुझे बस इसके पीछे इस तरीके से जोड़ देना है, बस हो गया काम। अब ये प्लुत वर्ण बन गया। अब ये ह्रस्व आ नहीं रहा, ये प्लुत वर्ण हो गया। क्यों, क्योंकि ये पीछे जो वर्ण आया है ये इसके उच्चारण में बोध करा रहा है कि इसके उच्चारण में 3 गुना समय लगेगा, यानी 3 मात्राओं के बराबर इसका उच्चारण होना चाहिए। जो इसको हम क्या पढ़ेंगे, इसको अ न पढ़ के क्या पढ़ेंगे, अ, ऐसे पढ़ेंगे। अभी मान लीजिए जैसे ये आ है, भाई ये तो ह्रस्व है, ह्रस्व का क्या बन गया, प्लुत बना था। अभी ये अ है और ये दीर्घ है, हम इसको प्लुत बनाएंगे, तो ये है आ। इसके पीछे मैंने जोड़ दिया ये, जैसे ही मैंने ये जोड़ दिया तो अब ये इसके उच्चारण में 3 गुना समय लगेगा। क्या होगा, आ। जैसे किसी का नाम लो, पुकार रहे हैं, लता, मतलब हम किसी को पुकार रहे हैं, तो पुकारने में आ जो है, आ की साउंड है वो 3 मात्राओं के बराबर खिंच गई, ठीक है ना। तो यानी ये जो अभी मैंने आपको 11-12 जो स्वर दिखाए थे, लिखे थे, यानी जो ह्रस्व हैं या जो दीर्घ हैं, उन ह्रस्व या दीर्घों के पीछे बस ये शब्द जुड़ना है और वे स्वयं ही प्लुत स्वर बन जाएंगे, ठीक है ना। तो अब आपसे अगर कोई पूछे कि प्लुत वर्णों की संख्या कितनी होती है, कि जो प्लुत वर्ण है यानी दीर्घ और जो यानी टोटल संख्या कितनी है, यहाँ पे शायद अ से शुरू की गई है, कितनी हो गई, यानी 12 हैं, तो जैसे संस्कृत में 9 माने गए हैं, तो 9 के दीर्घ भी तो होंगे, 9 के दीर्घ भी हैं, ठीक है ना। तो दीर्घ और ह्रस्व इन सब के भेद वहाँ पे हैं। ह्रस्व यानी कोई भी स्वर ले लीजिए आप, जैसे हमें क्या करना है, हमें ये करना है, जैसे ए बनाना है हमें, इसके पीछे हमें क्या करना है, ए को जोड़ देना है, 3 जोड़ दो इसमें, बस हो गया। अब ये प्लुत स्वर हो गया, है ना। तो चाहे ह्रस्व हो या दीर्घ हो, उनके पीछे ये वाला सिंबल आ जाएगा 3 वाला, तो वो स्वर वर्ण क्या बन जाएगा, प्लुत बन जाएगा, और उसका उच्चारण प्लुत के हिसाब से होगा। तो
प्लुत कोई अलग वर्ण नहीं होते हैं। प्लुत का तो केवल ये सिंबल होता है, जिस स्वर के पीछे लग जाएगा उसी को प्लुत बना देगा। बस इतना ही समझना था। आगे चलेंगे। देखो, उच्चारण के अनुसार ही उन्हीं स्वरों के, यानी आ से औ तक सभी स्वर हैं, 3 भेद होते हैं, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। उच्चारण के कितने भेद होते हैं? उदात्त, अनुदात्त और, देखो उच्चारण के हिसाब से एक कारका भी दे रखी है, एक मात्रो भवेद् ह्रस्यो द्वे मात्रो दीर्घ उच्यते। फिर से देखो, यानी एक मात्रो भवेद् ह्रस्यो द्वे मात्रो दीर्घ उच्यते त्रिमात्रस्तु प्लुत गेयो व्यंजनम चार्धमात्रकम। व्यंजनम चार्धमात्रकम। तो यहाँ क्या बताया गया है कि एक मात्रा, एक मात्रो, एक मात्रा के बराबर उच्चारण जो उच्चारित स्वर वर्ण होंगे वो क्या कहलाएंगे? ह्रस्व कहलाएंगे। और द्विमात्रो, 2 मात्रा के बराबर उच्चारण करने में जो समय लगेगा उन स्वर वर्णों को क्या कहेंगे? दीर्घ। उच्चते माने कहेंगे या बोलेंगे, उच्चते माने कहेंगे। त्रिमात्रस्तु, 3 मात्राओं में लगने वाला जो समय होगा उसको क्या कहेंगे? प्लुत कहेंगे। गेयो माने प्लुत कहे जाएं या जाने जाएं। और व्यंजनम, व्यंजनम चार्धमात्रकम। व्यंजनम अर्धमात्रकम माने होता है आदि मात्रा से उच्चारित होते हैं। व्यंजन किस मात्रा से उच्चारित होते हैं? आदि मात्रा से उच्चारित होते हैं। तो यही चीज यहाँ कारका में भी आपको बताई गई है। चलिए, ये सूत्र कहाँ ध्यान रखना है आपको? थोड़ा ऊपर चलेंगे। देखो, इस वाले पॉइंट में ही आपको याद रखना है ये, ठीक। इनके लिए यहां से जो अभी मैंने पढ़ा था इसके लिए दूसरे सूत्र हैं। तो देखो, उच्चारण के अनुसार ही उन्हीं स्वर के 3 भेद होते हैं, एक उदात्त, एक अनुदात्त और एक स्वरित। उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। इनके लिए देखो सूत्र भी दे रखा है। देखो ये रहा, उच्चैरे उदात्त, नीचैरे अनुदात्त, समाहार स्वरित। उच्चैरे उदात्त, नीचैरे अनुदात्त, समाहार स्वरित। आपने ये पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे ऊपर। तो देखिए इसके बारे में क्या बताया गया है कि सभी स्वर फिर 2 प्रकार के होते हैं। एक अनुनासिक, जिनमें नासिका से भी उच्चारण में कुछ सहायता ली जाती है, ठीक। ये बाद में पढ़ेंगे, पहले इसको समझ लीजिए। यानी उदात्त कौन से होते हैं? उच्चैरे उदात्त, जिनका उच्चारण तालव्य आदि मुख के ऊंचे स्थान से होता है। तालव्य आदि स्थान अभी पढ़ाएंगे, तालव्य आदि स्थान के उच्च भाग से होता है, उनको हम उदात्त कहते हैं। नीचैरे अनुदात्त, उच्चैरे उदात्त यानी तालव्य आदि, यानी मुख के तालव्य आदि ऊंचे स्थान से जिनका उच्चारण किया जाए वो उदात्त कहलाएंगे। और जिनका उच्चारण मुख के नीचे भाग से किया जाए, तालव्य आदि स्थानों के मुख के नीचे के भाग से किया जाएगा, उनको हम अनुदात्त कहेंगे। और दोनों से होता है उनको हम क्या कहेंगे? स्वरित कहेंगे। क्लियर हुआ यहां तक? और इनकी चर्चा जब हम उच्चारण स्थान पढ़ाएंगे वहां पे भी आएगी। तो देखिए, फिर सभी स्वरों को 2 प्रकार में बांटा गया है, एक अनुनासिक और एक अननुनासिक। अनुनासिक कौन से होते हैं? देखो, कोई भी स्वर ले लीजिए। अनुनासिक, अनुनासिक, अनुनासिक वर्ण क्या होते हैं? जिनका उच्चारण मुख से प्लस नासिका दोनों से किया जाए। जिनका उच्चारण मुख से और नासिका दोनों से किया जाता है वो क्या कहलाते हैं? अनुनासिक कहलाते हैं। मुखो नासिका वचनो अनुनासिका सूत्र से
अभी बताया था मैंने। तो देखो अब सपोज दैट मान लीजिए ये अ है और इसके ऊपर मैंने क्या कर दिया, चंद्रबिंदी लगा दी। तो ये चंद्रबिंदी लगते ही ये जो स्वर है ना, ये अनुनासिक स्वर बन गया। ठीक, क्योंकि इसको अ न पढ़ के आ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? आ, ऐसे पढ़ेंगे। नासिका का भी प्रयोग करना पड़ेगा। और अ जब हम बोल रहे थे तो केवल अ से मुख का ही उच्चारण हो रहा था, केवल मुख से ही, मुख की सहायता से ही बोला जा रहा था। लेकिन अब मुख के साथ साथ नासिका का भी हमें प्रयोग करना पड़ रहा है ना। ऐसे ही देखो ये आ है, ऐसे ही देखो ए है, यहां दे रखे हैं। देखो ये अ ए, अगर किसी भी स्वर के ऊपर अगर चंद्रबिंदी लगा दी जाए, जैसे ये ओ है, सपोज दैट ये लो ओ बोलेंगे, ओ, है ना। ऐसे ही ऊ है, ऊ के ऊपर लगा देते हैं तो ये अनुनासिक वर्ण है। क्लियर हुआ? क्योंकि इनके उच्चारण में मुख और नासिका दोनों की सहायता हमें लेनी पड़ रही है। और एक होता है दूसरा अनानुनासिक, और अनानुनासिक जिनमें चंद्रबिंदी ना आए। क्लियर हुआ? अनानुनासिक जिनमें चंद्रबिंदी ना आए, जो सादा जो अभी हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, जैसे अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, रि, ल, ये सभी जो है जिनके ऊपर चंद्रबिंदी ना आए। ठीक है ना। तो स्वर के कितने भेद हमने अभी पढ़े, आपको याद होगा। हमने पढ़े जी स्वर के 3 भेद, एक ह्रस्व भेद, एक दीर्घ, एक प्लुत। यहाँ तक समझ में आया होगा। तत्पश्चात 3 भेद और पढ़े हमने, एक उदात्त, उच्चेरे उदात्त उच्चारण स्थान के आधार पर, अनुदात्त, एक स्वरित। उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। और दूसरा नासिका, और सॉरी एक पढ़ा था हमने अनुनासिका। और एक है हमारा अनानुनासिका। एक पढ़ा था अनुनासिका, एक है अनानुनासिका, है ना। तो स्वर समझ में आए यहां तक? ठीक। तो मुझे उम्मीद है ये जो बताया गया है इतना समझ में आया होगा। अब आगे की जो क्लास होगी हमारी वो व्यंजन से संबंधित होगी। व्यंजन पर हम चर्चा करेंगे, इसमें जो लिखा हुआ है उसी की चर्चा की जाएगी। तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक जो समझ में आया होगा, इससे आगे की क्लास